हेलो फ्रेंड्स, बुक्स क्लब पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोपामिन डिटॉक्स बुक के बारे में। तो चले शुरू करते हैं एक प्रेरक कहानी के साथ। अमित एक साधारण इंसान था। उसकी ज़िंदगी में कोई खास लक्ष्य नहीं था और रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करते हुए उसकी ज़िंदगी बस कट रही थी। दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना और वेटेड और थका हुआ महसूस करता। उसकी ज़िंदगी एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी, जैसे कोई उसे इनविजिबल चेन्स में बांध कर रखे हो। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त अमित से मुलाकात हुई। अमित से काफ़ी अलग था, फोकस, डिसिप्लिन और काफ़ी एम्बिशियस। उनकी बातचीत के दौरान अमित ने उसे एक किताब के बारे में बताया, डोपामिन डिटॉक्स, जो थबो उरीस ने लिखी थी। अमित ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ो। हो सकता है कि इससे तुम्हें वह क्लैरिटी मिले जो तुम अब तक ढूंढ रहे हो। अमित ने सोचा, चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उसने वह किताब ऑर्डर कर ली। कुछ दिन बाद किताब उसके हाथों में थी। पहले कुछ पन्ने तो उसे वैसे ही लगे जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ना शुरू किया, वह किताब में खोता गया। किताब के पहले चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग डोपामिन रोल। और और यहीं से अमित की असली जर्नी शुरू हुई। उसने सीखा कि डोपामिन को लोग अक्सर फील गुड केमिकल मानते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन हमारे दिमाग का वो न्यूरोट्रांसमिट है जो हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। ये सिर्फ हमें खुशी नहीं देता, बल्कि हमारे मोटिवेशन, अटेंशन और लर्निंग को भी कंट्रोल करता है। अमित को समझ में आया कि उसका दिमाग किस तरह से डिजिटल डिस्ट्रक्शंस की वजह से डोपामिन की हाई डोसेस का आदी हो गया है। हर बार जब वह कोई नोटिफिकेशन चेक करता, डन लाइफस्टाइल ने हिजक किया है आपका डोपामाइन सिस्टम। और ये लाइन अमित के दिमाग में बस गई। उसने सोचा, क्या सच में मेरी लाइफ बस डिस्ट्रक्शन और इंस्टेंट प्रशंसा, ग्रेटिफुली है, कि वह किसी भी चैलेंजिंग काम को बिना डिस्ट्रक्शन के पूरा कर ही नहीं सकता। पहले जब वह छोटा था तब भी उसे नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता था, लेकिन अब जैसे उसकी ज़िंदगी से वो एक्साइटमेंट गायब हो गई थी। अमित की आंखों के सामने उसकी डेली रूटीन आने लगी। उसने देखा कि सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपना फ़ोन उठाता है, फिर सोशल मीडिया पर घंटों बिताता है और धीरे धीरे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। दिन के आखिर में उसे ऐसा लगता कि उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। उसे समझ में आ रहा था कि इस डोपामिन एडिक्शन ने उसकी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर लिया है। इस रियलाइजेशन के बाद अमित ने अगले कुछ दिनों तक खुद पर नज़र रखी। उसने गौर किया कि डोपामिन की हाई लेवल्स की वजह से उसकी मोटिवेशन बहुत ही लो हो चुकी है। उसे ऐसा लगता कि उसे बस वही चीज़ें करनी चाहिए जो ईजी और इंटेंटली रिवॉर्डिंग हो। यही कारण था कि वह कभी भी उन चैलेंजिंग टास्क्स को शुरू नहीं कर पाता था जो उसकी लाइफ में असल मीनिंग ला सकते थे। उसने एक पेनफुल ट्रुथ को एक्सेप्ट किया कि उसकी आदतें ही उसकी बिगेस्ट एनिमी बन चुकी हैं। अब अमित ने सोचा कि डोपामिन डिटॉक्स क्या सच में उसकी मदद कर सकता है। वह क्यूरियस था, लेकिन एक हल्का सा डाउट भी था। वह किताब में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। अमित ने किताब के अगले चैप्टर की ओर रुख किया, जिसका नाम था द मैकेनिक्स ऑफ ओ डोपामिन डिटॉक्स। ये चैप्टर उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा इंसाइटफुल था। उसने सीखा कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि दिमाग में डोपामिन का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया जाए। असल में यह डिटॉक्स एक तरीके का रिसेट था, ताकि दिमाग डोपामिन के रिस्पांस को बेहतर तरीके से समझ सके और उसे हैंडल कर सके। मरेस ने समझाया कि डोपामिन डिटॉक्स की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको उन एक्टिविटीज़ से दूर रहना होगा जो डोपामिन स्पाइक्स को बढ़ाती हैं। इनमें सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, टीवी शो, गेमिंग और दूसरी इंस्टेंट ग्रेटिफुली। ये काफ़ी मुश्किल लगा। उसने सोचा, क्या सच में मैं सोशल मीडिया और अपनी फेवरेट सीरीज़ को अवॉइड कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं आज ये सैक्रिफाइस नहीं करूंगा तो कब करूंगा। उसको समझ में आ गया था कि उसकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल चेंजेस तभी आएंगे जब वह अपनी डोपामिन की क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीखेगा, मरिसविले का रिवॉर्ड सिस्टम रिकैलिब्रेट हो सके। अमित को ये स्टेप्स उसके खुद के लिए एक रोड मैप की तरह लगे, जिसे फॉलो करके वह अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला सकता था। अमित ने सबसे पहले यह सोचा कि वह सोशल मीडिया यूसेज को लिमिट करेगा। उसने खुद के लिए एक रूल बनाया कि दिन में सिर्फ एक बार और एक निश्चित समय पर ही वह सोशल मीडिया यूज़ करेगा। ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि उसे हर घंटे अपने फ़ोन की तरफ देखने की आदत बन चुकी थी। लेकिन उसने डिटरमिन होकर इस बदलाव की शुरुआत की।
पहले दिन ही जब उसने देखा कि उसके फ़ोन पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वह उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो उसे थोड़ी असहजता हुई। लेकिन उसने सोचा, ये असहजता ही तो मेरे इम्प्रूव मूवमेंट का पहला कदम है। इसके बाद उसने अपने बिंज वॉचिंग हैबिट पर काम करना शुरू किया। पहले जहां वह एक सीरीज के कई एपिसोड एक ही बार में देख लिया करता था, उसने खुद को सिर्फ एक एपिसोड तक सीमित कर दिया। मिरिस ने कहा था कि डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद ये नहीं है कि हम सारे प्लेजर्स को छोड़ दें, बल्कि उन पर हमारा कंट्रोल हो। धीरे धीरे अमित को महसूस हुआ कि अब जब वह एक ही एपिसोड देखता है तो उसे उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके दिमाग को उसी कम डोपामाइन में भी संतुष्टि मिलने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसने यह महसूस किया कि अब उसके दिमाग की क्रेविंग भी थोड़ी कम हो रही है। जहां पहले वह थोड़ी सी बोरडम या खालीपन महसूस होते ही फोन की तरफ भागता था, अब उसे अपनी थॉट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। उसने किताब पढ़ते हुए जाना कि इस डिटॉक्स का असली उद्देश्य यही है, दिमाग को दोबारा ट्रेन करना, ताकि वह इंस्टेंट ग्रेटिफुली डिपेंड ना रहे। अमित को एक और बड़ी बात समझ में आई जब डोपामाइन डिटॉक्स के बाद दिमाग को उन हाई इंटेंसिटी डोपामाइन एक्टिविटीज से हटाया जाता है, तो वह नेचुरली उन कम रिवॉर्ड एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेने लगता है जो लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि पढ़ाई, एक्सरसाइज या किसी स्किल को डेवलप करना। उसे लगा कि वह पहले भी कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हमेशा बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि वह उसके दिमाग को उतना रिवॉर्डिंग नहीं लगती थी जितना कि स्क्रोलिंग या बिंज वॉचिंग लगते थे। अब अमित ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। उसने अपने दिन का एक हिस्सा उन चीज़ों के लिए रिजर्व कर दिया जिन्हें वह चैलेंजिंग मानता था, जैसे कि सुबह उठकर वह कुछ देर पढ़ाई करता जो उसे पहले बोरिंग लगती थी। अब डोपामिन डिटॉक्स की वजह से वह इस बोरिंग टास्क को भी कुछ कुछ एंजॉय करने लगा था। उसके दिमाग ने खुद को इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि वह अब कम डोपामिन रिवॉर्ड एक्टिविटीज़ में भी सेटिस्फैक्टरली नहीं, बल्कि कि उसकी पूरी मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। पहले जहां उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, अब वह ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करने लगा था। एक दिन उसने खुद को एक और टेस्ट में डाला। उसने अपना फोन पूरा दिन के लिए बंद कर दिया और एक बुक उठाकर पढ़ने बैठ गया। ये वे अमित था जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बिना फोन के भी पूरा दिन बिता सकता है। लेकिन इस टेस्ट के बाद उसे एक नई थॉट्स के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। पहले जहां वह खुद को खालीपन में खोया हुआ महसूस करता था, अब उसे अपनी खुद की कंपनी में मजा आने लगा था। रिस्क की एक लाइन उसे याद आई, अ डोपामिन डिटॉक्स इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ये लाइन उसे अब सही मायनों में समझ में आई थी। उसने खुद को डिस्ट्रक्शन फ्री मोमेंट्स में पाया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी जिंदगी को दोबारा से समझने और डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने धीरे धीरे महसूस किया कि डोपामिन डिटॉक्स ने उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला दिया था, लेकिन उसे इस बदलाव को बनाए रखना था। उसने किताब के अगले चैप्टर पर ध्यान दिया, स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस म्यूरिटिकम इफेक्ट्स सस्टेन रहे। अमित ने खुद से सवाल किया, कैसे मैं इस बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूं। उसने किताब में पढ़ा कि रूटीन्स बनाना एक स्ट्रांग फाउंडेशन की तरह है जो हमारे गोल्स को सपोर्ट करता है। उसने सोचा कि अगर उसकी डेली लाइफ में कुछ ऐसे रूटीन्स हो जो डोपामाइन डिटॉक्स को मेंटेन करने में मदद करें, तो वह लंबे समय तक फोक और इंगेज रह सकेगा। अमित ने सबसे पहले एक बेसिक मॉर्निंग रूटीन तैयार किया। उसने तय किया कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन करेगा, ताकि उसका दिमाग काल्म और सेंटर्ड रहे। रिस ने बताया था कि माइंडफुल और मेडिटेशन डोपामिन क्रेविंग्स को कम करने में बहुत मददगार है, क्योंकि यह दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने की आदत डालते हैं। पहले कुछ दिन उसे थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वह तुरंत सोशल मीडिया चेक करने का आदी हो चुका था, लेकिन उसने खुद को बार बार रिमाइंड किया कि यह एक नई शुरुआत है। मेडिटेशन के बाद उसने जर्नलिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह वह अपनी थॉट्स, गोल्स और पिछली रात के एक्सपीरियंस को लिखता। ये एक तरह से उसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का तरीका बन गया। उसने पाया कि जब वे अपने विचारों को लिखता है तो उसकी क्लैरिटी बढ़ती है और उसे अपने डेली टास्क्स पर फोकस करना आसान लगता है। जर्नलिंग के जरिए उसे अपनी जर्नी को ट्रैक करने में भी मदद मिलती थी। उसने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके अंदर एक नया डिसिप्लिन डेवलप हो रहा है। मिरिस ने कहा था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए माइंडफुल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
अमित ने सोचा कि माइंडफुल का मतलब केवल मेडिटेशन करना ही नहीं, बल्कि हर काम को ध्यानपूर्वक और अवेयर होकर करना भी है। उसने इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। अब वह जब भी खाना खाता तो धीरे धीरे और ध्यान से खाता, ताकि उसे हर एक बाइट का स्वाद महसूस हो। इसी तरह जब कोई टास्क करता तो उसे पूरी अवेयरनेस के साथ करने की कोशिश करता, चाहे वह पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो या कोई और काम। उसने महसूस किया कि जब वह माइंडफुल होकर काम करता है तो उसका फोकस बढ़ता है और काम में सेटिस्फैक्ट्रीली अचीवेबल गोल्स। पहले उसकी आदत थी कि वह बड़े बड़े गोल्स बना लेता और फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाता। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता और वह फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगता। अब उसने रीस की सलाह मानी और छोटे छोटे गोल सेट करना शुरू किया जो अचीवेबल हो। उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करूंगा या आज मैं सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। इस तरह के छोटे गोल्स उसे हर दिन सेंस ऑफ एम्पलिंग देते, जिससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। इन रूटीन्स के साथ अमित ने अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी एडजस्ट करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो उसे डिस्ट्रक्ट करती थीं। इसलिए उसने अपने कमरे को एक पीसफुल और डिस्ट्रक्शन फ्री जोन बनाने का फैसला किया। उसने अननेसेसरी चीजों को हटा दिया और एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस तैयार किया। इस सिंपल चेंज ने उसे बहुत हेल्प की, क्योंकि अब उसे एक स्पेसिफिक जगह मिल गई थी जहां वह बिना किसी डिस्टरबेंस के फोकस कर सकता था। अमित ने यह भी समझा कि किसी भी बदलाव को बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक बार रूटीन बना लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे लगातार फॉलो करना और उसके प्रति कमिटेड रहना ज़रूरी है। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किलें हुई। कुछ दिन उसने अपने गोल्स और रूटीन्स को इग्नोर भी किया, लेकिन हर बार उसने खुद को रिमाइंड किया कि वह एक लंबे समय के परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उसने धीरे धीरे यह समझ लिया कि किसी भी आदत को बदलने या नए रूटीन्स को डेवलप करने में लगता है और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अमित के लिए ये रूटीन्स और हैबिट्स अब डोपामाइन डिटॉक्स का हिस्सा नहीं रह गए थे, वे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसने देखा कि अब उसका दिमाग नेचुरल तरीके से उन चीज़ों में सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगा है जो पहले उसे बोरिंग लगती थी। उसके लिए हर छोटा स्टेप अब एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का रिमाइंडर था। धीरे धीरे उसने खुद को एक डिसिप्लिन में बांध लिया था। वो डिस्ट्रक्शन से दूर रहने लगा था और अपने गोल्स पर फोकस था। मिरिस की यह लाइन उसे बार बार याद आती थी, ट्रू सक्सेस इज नॉट वन टाइम अचीवमेंट बट अ जर्नी दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट नर्चरिंग एंड केयर। इस लाइन ने उसे हर दिन मोटिवेट किया कि वह अपने रूटीन्स और माइंडफुल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखे। एक दिन उसने गौर किया कि अब उसे सोशल मीडिया की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जहां पहले वह दिन में कई बार नोटिफिकेशंस चेक करता था, अब वे हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही सोशल में यूज़ करता था। उसे एहसास हुआ कि डोपामिन डिटॉक्स ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह डिस्ट्रक्शन से आज़ाद है और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस कर पा रहा है। अब अमित अपनी जर्नी में और भी आगे बढ़ना चाहता था और उसने सोच लिया कि वह इन स्ट्रैटेजी को और भी रिफाइन करेगा, ताकि उसका सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन और मजबूत हो सके। उसे मालूम था कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन उसने इस जर्नी को अपना लिया था और वह इस पर कंसिस्टेंट रहकर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए डिटरमिन था। अमित ने अपनी डोपामिन डिटॉक्स जर्नी में कुछ समय बिताया था और अब उसने महसूस किया कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने चैलेंज और सेटबैक्स का सामना करना शुरू किया। किताब में थबो मिरिस ने इस विषय पर जो कुछ लिखा था, उसे पढ़ते ही अमित को लगा कि वह उन बाधाओं को पहचानने में सक्षम हो गया है जो उसकी प्रगति को रोक सकती थी। एक दिन जब अमित अपने वर्क स्पेस में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में अचानक से पुरानी आदतें लौटने लगीं। वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की ख्वाहिश को रोक नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक क्रेविंग थी, जैसे वह अपने फ़ोन को उठाए बिना नहीं रह सकता। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अमित ने अपनी जर्नल खोली और म्यूज़ द्वारा बताए गए इस लेसन पर विचार करना शुरू किया। चैलेंज और क्रेविंग्स के सामने हार मान लेना आसान है, लेकिन इनसे कैसे निपटना है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसने सोचा, रिस ने बताया था कि डोपामिन डिटॉक्स के दौरान क्रेविंग्स एक सामान्य बात है। जब कोई व्यक्ति डोपामिन इंड्यूस एक्टिविटीज से दूर रहता है तो उसे विथड्रॉल सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। इस स्थिति को समझते हुए अमित ने खुद से कहा, यह सिर्फ एक फेज है,
मुझे इसे महसूस करना होगा और इसके ऊपर काबू पाना होगा। उसने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और अपने आप को काल्म करने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसके सामने जो क्रेविंग है वह एक टेम्परेरी फीलिंग है और उसे इसे इग्नोर करने का तरीका खोज लेना चाहिए। इसके बाद उसने किताब में बताए गए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को आजमाने का फैसला किया। मयस ने बताया था कि डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए डिस्ट्रक्शंस को पहचानना और उनके लिए अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ तय करना बहुत ज़रूरी है। अमित ने अपने काम में कुछ ब्रेक लिया और एक वॉक पर चला गया। बाहर की ताज़ा हवा ने उसे रिफ्रेश किया और उसके दिमाग को क्लैरिटी दी। कुछ देर टहलने के बाद उसने महसूस किया कि वह काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था और उसकी क्रेविंग भी कम हो गई थी। इस घटना ने उसे एक नई सीख दी। अमित ने सोचा, मैं अपने आप को जब भी टेम्पटेशंस का सामना करते देखूं तो मैं एक छोटी ब्रेक लेकर कोई दूसरी हेल्थी एक्टिविटी कर सकता हूं। उसने इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। अब जब भी उसे सोशल मीडिया या अन्य डिस्ट्रक्शंस की क्रेविंग होती, वह बाहर टहलने, किताब पढ़ने या एक नई रेसिपी बनाने का निर्णय लेता। इस नए अप्रोच ने उसे डिस्ट्रक्शन से लड़ने की ताकत दी और उसे प्रोएक्टिव बनने में मदद की। लेकिन केवल क्रेविंग्स ही नहीं, अमित ने सोसाइटल प्रेशर्स का भी सामना किया। उसके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और नया कंटेंट बनाने के लिए कहने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के डिटॉक्स से वह सोशल इंटरेक्शन से दूर हो जाएगा। अमित को यह बातें सुनकर थोड़ी चिंता हुई। क्या उसे अपनी जर्नी को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करना चाहिए? लेकिन रिस ने इस विषय पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं। अमित ने अपनी जर्नल में लिखा, सोशल प्रेशर से बचने के लिए मुझे अपनी प्रायोरिटी और गोल्स को स्पष्ट करना होगा। अगर मैं अपने दोस्तों की बातों में आ जाता हूं तो मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लूज कर दूंगा। उसने महसूस किया कि उसे अपनी प्रोग्रेस को लेकर कॉन्फिडेंट रहना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होगी। अमित ने अपने दोस्तों के साथ एक कन्वर्सेशन शुरू किया। उसने बताया कि वह क्यों डोपामाइन डिटॉक्स कर रहा है और इसका उसके लिए क्या महत्व है। उसने अपने गोल्स के बारे में खुलकर बात की और उन्हें बताया कि वह अपने मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उसके दोस्तों ने उसे समझा और कुछ सपोर्टिव कमेंट्स किए। इसने को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह अपनी जर्नी को लेकर क्लियर है तो वह दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अमित ने अपनी प्रोग्रेस को देखना शुरू किया। लेकिन एक दिन उसे फिर से सेटबैक का सामना करना पड़ा। उसने अपनी रूटीन से एक दिन ब्रेक लिया और खुद को बिंज वॉचिंग करने में पाया। उस दिन उसके अंदर एक अर्ज जागी और उसने एक नई वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया। वो इतना इंग्रॉस हो गया कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया। जब अगले दिन वो उठा तो उसे गिल्ट और डिस्पिटर हुआ। लेकिन इस बार उसने रीस की सलाह को याद किया कि सेटबैक्स का होना नॉर्मल है। उसने खुद को हार्श जज करने की बजाय इस अनुभव से सीखने का निर्णय लिया। उसने अपनी जर्नल में लिखा, हर सेटबैक एक सीखने का मौका है। मैंने देखा कि जब मैंने अपनी रूटीन को तोड़ा तो मैं कितना बुरा महसूस कर रहा था। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि कंसिस्टेंसी रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना ने उसे यह भी सिखाया कि अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अमित ने अपने दोस्तों से अपनी जर्नी को शेयर करने का निश्चय किया। उसने एक स्मॉल ग्रुप बनाया जिसमें वह और उसके कुछ करीबी दोस्त एक दूसरे को अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करते थे। इस ग्रुप ने उसे अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रहने में मदद की और किसी भी तरह के सेटबैक्स के बारे में ओपनली डिस्कस करने का स्पेस दिया। अमित ने यह भी सीखा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी वह कोई छोटा गोल अचीव करता तो उसने खुद को रिवॉर्ड देने की आदत डाल ली। चाहे वह एक अच्छी किताब हो, एक अच्छी फिल्म हो या अपने लिए एक टेस्टी मील बनाना हो, इन रिवॉर्ड्स ने उसे मोटिवेट किया कि वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। इस तरह अमित ने अपने जर्नी में चैलेंज और सेटबैक्स का सामना करने के तरीके सीख लिए। उसने समझा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें यूपीएस और डाउन्स दोनों होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह अपने गोल्स को ध्यान में रखें और हर सिचुएशन से सीखने का प्रयास करें। मरिसविले था कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। समय बीतने के साथ अमित ने अपने डोपामाइन डिटॉक्स जर्नी में अपार परिवर्तन देखे। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी में वृद्धि महसूस की। अब वह डिस्ट्रक्शन से बचने में सक्षम था और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन ने उसकी मानसिकता को और मजबूत किया।
एक दिन जब अमित ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी प्रोग्रेस साझा की, उसने देखा कि वे भी उसकी सफलता से प्रेरित हो रहे हैं। ये उसे और भी प्रोत्साहित करता रहा। मिरिस की किताब ने उसे सिखाया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक निरंतर यात्रा है, जिसमें चैलेंज का सामना करना जरूरी है। सेटबैक्स को वह अब लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता था। जैसे जैसे अमित ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया, उसने महसूस किया कि असली संतोष इसी प्रक्रिया में है। अब वह अपने सफर का आनंद लेता था, जानकर कि हर दिन नया अवसर है। इस जर्नी ने उसे ना केवल मजबूत बनाया, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।